ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मैच करेंगे। टाइम बहुत कीमती है बच्चों, इसीलिए मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग में मैं यूपी बोर्ड का सिलेबस कराऊंगी और उसके बाद में मैं बिहार बोर्ड का कराऊंगी। हो सकता है लैंग्वेज चेंज करके आपसे कुछ और पूछ लिया जाए। बाकी सब्जेक्ट्स में ना एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश में एज इट इज कभी नहीं आते, इंग्लिश में हिंदी में। तो हमारे पास में जो टेक्निक्स अच्छी थी और जो नॉलेज थी उसकी वजह से हम थोड़े बड़े हो गए, इंसान जानवरों से अलग हो गए। वर्किंग फॉर प्रोग्रेस, अपनी कंट्री को प्रोग्रेसिव बनाइए, ना कि भैया जॉब नहीं है, बुराइयां नहीं करिए, प्रोग्रेसिव खुद बनाइए। हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? सबसे पहले क्लास 12 के सभी बच्चों का स्वागत है मेरी आज की क्लास में। मैं जानती हूँ आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस इम्पॉर्टेंट क्लास का, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम, राइट। 2-3 चीजें बतानी है। सबसे पहले यूपी एंड बिहार दोनों ही बोर्ड के क्वेश्चंस हम आज लेकर आए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको यूपी का मिलेगा और बिहार का नहीं मिलेगा, और बिहार का मिलेगा और यूपी का नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। नाउ मैडम मिलेगा कैसे वो भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है ना। तो देखो, इस वीडियो की जो भी लेंथ होगी, है ना, मान लीजिए 30 मिनट्स की मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको ज्यादा कम टाइम में ज्यादा चीजें मिल पाए। तो 15 मिनट के पॉज पर हम बिहार बोर्ड का सिलेबस करेंगे और पहले हम यूपी बोर्ड का सिलेबस करेंगे। मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस शफल करके नहीं लेके आई, ताकि ऐसा ना हो कि हर बच्चे का टाइम वेस्ट हो, यूपी वाला बेचारा देख ही जा रहा है, बिहार वाला बेचारा देख ही जा रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए, टाइम बहुत कीमती है बच्चों। इसीलिए मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग में मैं यूपी बोर्ड का सिलेबस कराऊंगी और उसके बाद में मैं बिहार बोर्ड का कराऊंगी। तो अगर आप एक बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, आधी वीडियो पे स्किप कर जाइए और आगे जाइए, फॉरवर्ड कर लीजिए और वहां से अपने चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करिए। मैं जब बिहार बोर्ड शुरू करूंगी तो बता दूंगी यहाँ से बिहार बोर्ड आ रहा है, ठीक है। सो होपफुली ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम का होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मैच करेंगे। पहले यूपी बोर्ड का करेंगे। और देखो, एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है बेटा, कि लैंग्वेज में क्या होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, क्वेश्चन का हो सकता है लैंग्वेज चेंज करके आपसे कुछ और पूछ लिया जाए। बाकी सब्जेक्ट्स में ना एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंग्लिश में एज इट इज कभी नहीं आते, इंग्लिश में हिंदी में ये क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, लैंग्वेज को थोड़ी चेंज कर देते हैं, बट आंसर वही होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है उनको मैंने यहाँ पे असेंबल किया है और हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जल्दी से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमें हाफ एन आवर में मैंने सोचा है इस वीडियो को मैं समाप्त कर दूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग की स्क्रीन पर है। व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। अब देखो, ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि आपको जब भी मैं कोई क्वेश्चन दिखाऊंगी, इसका जो चैप्टर नेम होगा वो आप मुझे जरूर से चैट सेक्शन में लिखते जाना, कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, ताकि आपको चैप्टर भी रिवाइज होते जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स नाम का हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा चैप्टर है ना द लास्ट लेसन, वहां पर जब स्कूल जाता है तो उसको क्या अनयूजुअल दिखाई देता है। अनयूजुअल मतलब रोज तो ऐसा नहीं होता। आज ऐसा क्यों है? आज ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे जो एम हेमिल है, मिस्टर हेमिल है, उनकी लास्ट क्लास है और इसकी वजह से शांति ही शांति है पूरे स्कूल में। बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। जो सर जो रैप करते थे, है ना, टेबल पे जो बजाते थे स्केल को, लोगों को पिटाई लगाते थे, आज वो स्केल शांत पड़ा हुआ है और हर जगह स्टिलनेस है। क्या है? स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब क्या होता है? रुका हुआ है सब कुछ। कैसा है? रुका हुआ है सब कुछ, ठीक है। सो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट हसल बसल व्हिच कुड बी heard out in the street, but it was all very still that day. Everything was as quiet as Sunday morning. There was no opening or closing of desk. बच्चे शोर नहीं कर रहे थे. Classmates were already in their places, and the teacher's great ruler, instead of rapping on the table, was under M. Hamill's arm. काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आपको मैं हर चीज को एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रही हूँ, है ना। ये एक ऐसा क्रिस्प सेशन है आप लोग के लिए, आप आराम से पढ़ भी सकते हैं बाद में। अगर आपको ऐसा स्पीड तेज लग रही है तो पॉज कर करके आंसर को अच्छे से पढ़िए, लिख लीजिए कहीं पर, है ना, और आगे बढ़िए। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके करे हुए हैं तो आई एम श्योर आपको आते ही होंगे। नाउ व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराजा ने, जो हमारा ये टाइगर किंग है ना, वहां पे महाराजा ने ऐसा क्या किया जिससे कि सारे जो ये हैं आपके सारे जो आपके टाइगर्स हैं वो एक ही जगह पर मिल जाए उनको। तो ऐसा उन्होंने क्या किया, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो उन्होंने बैन कर दिया। क्या किया? बैन कर दिया सारे राजाओं को कि भाई कोई भी मेरे किंगडम में आके टाइगर हंटिंग नहीं करेगा। दूसरी चीज, कोई स्टोन भी अगर फेंकेगा ना तो उसकी सारी वेल्थ, उसकी सारी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? कन्फिस्केट का मतलब होता है कब्जे में ले लिया जाएगा। ही मैरिड अ प्रिंसेस, उसने एक ऐसी प्रिंसेस से शादी करी जिसके किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स थे, ताकि वो अपने फादर इन लॉ के फॉरेस्ट में जाए, जब भी अपनी वाइफ को लेके जाए, प्रिंसेस को लेके जाए उसके घर, और वहां जाके भी क्या करे,
हंटिंग करे। तो ये इसकी चालाकियां थी ताकि इसके पास में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स आ जाएं। इसको कितने मारने थे बोलो? 100 टाइगर्स इसको चाहिए थे। 70 मार चुका था, 30 बचे थे। बोला 30 कहां से आएंगे? तो 30 इसने इस तरीके से अरेंज किए थे किसी और के यहाँ पे शादी करके, ऐसे प्रिंसेस से शादी करके जिसके किंगडम में बहुत सारे टाइगर मिल जाए। ठीक है, चलिए दहेज में मिल गया इसको। Why has the poet brought in the image of married children spilling out of their house? देखो हमेशा ध्यान रखना, ये जो पोयम है ना मदर माई मदर एट 66 है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं ना वो एनर्जी का सोर्स होते हैं, सिंबल ऑफ एनर्जी, सिंबल ऑफ यूथ, सिंबल ऑफ एक्टिविटी, एनर्जी, यूथ, न्यू लाइफ। और जो एजेड लोग होते हैं, जैसे कि हमारी पोइट की जो मदर है कमला दास ने लिखा है ना अपनी मम्मी के लिए, माधवी कुट्टी के नाम से जाना जाता है, तो हमको ऐसी चीजें याद रखा करो, है ना, एमसीक्यू में आ जाते हैं। तो ये अपनी मम्मी को ओल्ड एज में कैसा बताती हैं? फ्रिजाइल, लाइफलेस, इनएक्टिव, लिख लो यहाँ पे, है ना, इनएक्टिव। तो पूरी जो पोयम है वो एक कंट्रास्ट दिखाती है यूथ और इनएक्टिवनेस के बीच में। पूरी जो पोयम है वो कंट्रास्ट दिखाती है यूथ एंड इनएक्टिवनेस के बीच में, जहां पे बच्चों को मम्मी से कंपेयर किया गया है। मम्मी कार के अंदर है, बच्चे सड़क पर है, बाहर है, घर के बाहर खेल रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज साहिब स्टेटमेंट अबाउट फाइंडिंग मनी इन द गार्बेज रिवील अबाउट हिज डेली लाइफ? साहिब नाम का लड़का है, ठीक है, और गार्बेज ढूंढने के लिए जाता है सड़क पे, और जब उसको गार्बेज में कोई सामान मिल जाता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है। इससे आपको क्या समझ आया? साहिब कैसा घर का लड़का है? बहुत ही अमीर है, नाम तो है साहिब आलम, ओहो भाई राजा शहनशाह, या फिर कैसा है बेटा? गरीब है, तो गरीब है, पुअर बच्चा है। सो साहिब स्टेटमेंट शोज दैट डेली लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड पॉवर्टी एंड सर्वाइवल। बेचारा गरीबी में रहता है, सर्वाइवल के लिए भूखमरी में रहते हैं, खाना खाने के लिए भी कूड़ा ढूंढना पड़ता है, ऐसी इनकी लाइफ है। फाइंडिंग मनी इन द गार्बेज गिव्स हिम अ मोमेंट ऑफ जॉय एंड होप। तो अगर ये गार्बेज में पैसा ढूंढ रहे हैं, कुछ भी ढूंढ रहे हैं, तो इन्हें लगता है कि मतलब एक होप है, आशा की किरण है कि आज क्या पता 1 रुपया मिल जाए, आज क्या पता कुछ और मिल जाए। तो इनके लिए गार्बेज में 1 रुपया भी सोने से कम नहीं है। सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड से कम नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग स्मॉल ड्रीम्स एंड द थ्रिल्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून। चलिए, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल फैक्ट्रीज। फिरोजाबाद के जितने भी लेबरर हैं वो ग्लास बैंगल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वहां की कंडीशन कैसी होती है? ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज एक्सपोज वर्कर टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है बेटा। हार्मफुल फ्यूम्स, सांस लेने में हवाएं आ रही होती है, फ्यूम्स कहते हैं उसको, एक तरीके की ना स्मेल आती है। वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा नहीं है आने जाने की, गंद कमरे हैं बंद बंद। रिस्क ऑफ बर्न, आग से खेलोगे तो जलने का खतरा तो रहेगा ही, है ना। आई प्रॉब्लम होंगी, आंखों में प्रॉब्लम, आंखें पूरे टाइम आप धीमी लाइट में अंधेरे में कैंडल के सामने और आग के सामने काम कर रहे हो तो आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। लंग डिजीजेज हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि फ्यूम्स लंग्स में जाएगी तो जाहिर सी बात है लंबे समय तक करोगे तो डिजीज हो जाएगा। कॉजिंग पुअर हेल्थ, और इसकी वजह से होता क्या है, इंसान 40-45 से ज्यादा जी नहीं पाता, तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाती है। लाइफ जीने का जो आपका समय है वो कम होता जाता है। What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? रोडसाइड स्टैंड आपकी जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसमें वो बोलते हैं, आपसे प्ली करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जाओ यार इनकी शॉप पर जाया करो, थोड़ा कुछ खरीदा करो। रोड साइड स्टैंड पे खड़ा आदमी आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? कह रहा है यार मेरे घर आओ, मतलब मेरे स्टॉल पर आओ, मुझसे कुछ खरीदो, है ना, ताकि थोड़ा सिटी मनी मेरे हाथों में भी फ्लो करे, है ना। आई वॉन्ट टू फील सम सिटी मनी इन माई हैंड्स। ये तभी पॉसिबल है जब आप आएंगे, रुकेंगे मेरे स्टॉल्स पर, कुछ खरीदेंगे एंड थोड़ा सिटी मनी हमारे हाथों में भी फ्लो होगा, ताकि हम भी जिंदा रह सके, हम भी सम्मान से जिए, भीख ना मांगनी पड़े हमें, और हमारी भी मीटिंग नीड्स का मतलब होता है जरूरतें पूरी हो पाए, खाना पीना, घर बार, बच्चों का स्कूल पढ़ाई सब हो पाए, ठीक है। What is suggested by the image? Massive weight of uncle's wedding ring. ओहो भाई, अंकल ने पहनाई अंगूठी आंटी को और उसके बाद में आंटी उस वजन को सह नहीं पा रही है, इतनी भारी अंगूठी है, राइट। तो ये क्या दिखाती है बेटा? मेंटल प्रेशर, मेल डोमिनेंस। मेल डोमिनेंस मतलब जो आपने देखा होगा, हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ के जो आदमी लोग हैं वो औरतों को, लेडीज को थोड़ा सा दबाकर सप्रेस्ड रखना चाहते हैं। घर का काम करो, सब करना आता है ना, बस यही तो हमारी पूरी पोयम का एक पार्ट था, है ना। सो इट सिंबलाइजेस पैट्रियार्कल अप्रेशन। अप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अत्याचार, है ना। मटीरियल डोमिनेंस, मटीरियल डोमिनेंस शादी के बाद आदमी, जो लड़का है या जो मैन है घर का, वो डोमिनेंस करता है, मतलब एक तरीके से रूल करता है, और जो वाइफ है वो स्लेव की तरह काम करती है। हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो
ये जो अंगूठी हाथ में लड़कियां पहनती हैं तो वो क्या क्या लेकर आती है? पैट्रियार्कल ऑपरेशन, अत्याचार लेकर आती है, साथ साथ मटेरियल डोमिनेंस, शादी के बाद का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आती है, रेस्ट्रिक्शंस लेकर आती है, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, है ना। सो ये सारी चीजें आंट जेनिफर जो है उनके हाथ में उसी दिन दे दी गई थी जिस दिन उनको ये बैंड मतलब अंगूठी पहनाई गई, राइट। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था, विच लिमिटर फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ना तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हैं और ना अपने फ्रीडम में रह पा रही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डीप वाटर में डगलस ने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया था, अपनी फियर वाली? सो डगलस ओवरकेम हिज फियर ग्रेजुअली विद सिस्टमैटिक प्रैक्टिस अंडर एन इंस्ट्रक्टर। तो डगलस ने कहा कि हम एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करेंगे, इंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे। डगलस के साथ में बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बेटा, जब ये छोटे से थे तो एक बार बीच पे इनके साथ में इनको पटक गई थी बीच का पानी। फिर ये थोड़े बड़े हुए और स्विमिंग पूल करने के लिए मतलब स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में गए थे, तो वहां पे एक बुली पर्सन आया, लड़का आया थोड़ा कॉलेज टाइप का, और इसको पानी में डुबकी लगवा दी। तो इसकी वजह से इन्हें डर था बहुत ज्यादा पानी से, लेकिन उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया और उसके साथ में प्रैक्टिस करी। पहले एक सेफ्टी बेल्ट बांधी, फिर रोप बांधी, है ना, रिपीटेडली एक्सरसाइजेस की, कंट्रोल की अपनी ब्रीदिंग, पानी के अंदर कैसे करते हैं, लेग मूवमेंट सीखे, कुल मिला के पूरी प्रैक्टिस स्विमिंग सीखी अंडर कोच के सुपरविजन में। एंड देन वन डे वो खुद से ही सीख गए थे अपने आप को कंट्रोल करना पानी के अंदर, ठीक है, फियर ओवरकम हो गया। नाउ व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग टू? सोफी गोइंग प्लेसेस, है ना, गोइंग प्लेसेस चैप्टर में सोफी नाम की लड़की है जिसको हम आपके जैसा बच्चा कहते हैं, जो बहुत इमेजिनेशन रखती है। उसकी सोशियो बैकग्राउंड स्किल बताओ कैसी थी, घर कैसा था उसका? पुअर थी भाई। सोफी बिलोंग टू अ पुअर वर्किंग क्लास फैमिली। इंडिकेटर्स क्या थे इसके? फादर का लेबर जॉब है, भाई पापा आए हैं, पसीने में खाना खा रहे हैं, थक रहे हैं, घर का कबाड़ा बन चुका है, सफाई नहीं है बिल्कुल भी घर के अंदर, बर्तन पड़े हुए हैं जो धुले नहीं है, फर्नीचर सारा पुराना है, और फ्यूचर उनका फैक्ट्री में डिसाइडेड था। देवर अनमार्क्ड, ध्यान रखना इस लाइन को, देवर कौन कौन? सोफी एंड जेनजी वर अर्नड मार्क टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। बिस्किट फैक्ट्री में कौन काम करता है? पुअर क्लास। आपके पापा मम्मी भेजेंगे आपको बिस्किट फैक्ट्री में काम करने? नहीं ना, बहुत ही मतलब गिर मर के भी कम से कम थोड़ा बहुत ठीक सी दुकान खुलवा देंगे, बिस्किट फैक्ट्री में जॉब नहीं करवाएंगे। बिल्कुल ही मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल जो कुछ ही ना कर पाए जिंदगी में उसके लिए बोल रही हूँ। तो ये तो बहुत पुअर क्लास होती है जहां बच्चों को बोल दिया जाता है जाओ भाई फैक्ट्री में काम करो, है ना। तो इसी इन्हीं इंडिकेटर से, इंडिकेटर माने क्या चिन्ह हैं जिनसे पता चलेगा कि ये पुअर थे, तो इनसे पता चलेगा कि ये पुअर थे। चलिए नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर पुअर। डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्या आज हम फ्री हो चुके हैं? नहीं भैया, हम आज भी फ्री नहीं है। कहने को हम फ्री हैं, लेकिन हमारे अंदर आज भी क्या है, ये जो गुलामी है और जो एक दूसरे से लड़ने की प्रॉब्लम है वो आज भी फेस करने को मिल जाती है। फ्रीडम फ्रॉम फियर गिव्स द पुअर कॉन्फिडेंस टू डिमांड देयर राइट्स। दो इंडिया इज इंडिपेंडेंट, मैनी पुअर स्टिल फियर इनजस्टिस। पुअर लोगों के साथ में तो आज भी इनजस्टिस होता है, करप्शन होता है एंड अथॉरिटी। ट्रू फ्रीडम मीन्स लिविंग विदाउट फियर और ऑपरेशन। तो ट्रू फ्रीडम क्या है बेटा? सच्चा फ्रीडम तो वही है जहां इंसान फ्री रहे, बिना किसी ऑपरेशन के, अत्याचार के रहे। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? ह्यूमन काइंड के लिए कोई इंडिकेटर है आपके पास में? यस, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड इज थ्रेटन्ड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज वाला चैप्टर है आपका, ठीक है। राइजिंग टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे साथ में, राइजिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ह्यूमन काइंड की स्थिति तो बहुत बेकार होने वाली है। मेल्टिंग आइस शीट आपकी मेल्ट हो रही है। डिस्टर्ब्ड ओशन करंट हवा मतलब उसकी जो रफ्तार है वो बदल गई है, कहीं से कहीं करंट जा रहा है। एंड स्पेसीज लॉस्ट, इंडिकेटिंग दिस ऑल। लॉस्ट स्पेसीज, जैसे कि टाइगर ही ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था बट देखो बच गया, है ना, हमारी सरकार की मदद से। बहुत सारी स्पेसीज है जो लॉस्ट हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता इनके बारे में। ये इंडिकेट करती है अर्जेंट नीड फॉर सस्टेनेबल एक्शन एंड अवेयरनेस। अभी की अभी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, वो बिखर जाएगी। डू यू थिंक पोइट एडवोकेट्स ट्रू इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आपको लगता है कि इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो ट्रू इनएक्टिविटी की बात कर रहे हैं? कौन सी पोएम है ये बताओ, कौन बताएगा? जहां बोला जाता है लेट्स कीप टिल 12, है ना, आगे समझ में। चलिए सुनो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी। तो पोइट ने जब पहले कहा शांत रहो यार प्लीज, चुप रहो, क्या वो इनएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वो इनएक्टिविटी के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस रुको,
थोड़ी देर शांत रहो, अपने बारे में सोचो और फिर से शुरू करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनएक्टिव हो जाएं, बिल्कुल आलसी हो जाएं, कुछ ना करें, नहीं। तो पोएट इनएक्टिव होने को नहीं कह रहे हैं। ही सजेस्ट अ ब्रीफ पॉज, कह रहे हैं सिर्फ पॉज लो, 12 तक गिनो और फिर रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्ट माने खुद के बारे में सोचो और फिर पीस के साथ, नॉट एंड टू द लाइफ ऑफ प्रोग्रेस, तो पीस के साथ, शांति के साथ फिर आगे बढ़ो। तो एंड टू द लाइफ प्रोग्रेस नहीं करनी है, मतलब कि ना तो जिंदगी का अंत करना है, ना अपनी प्रोग्रेस का, प्रगति का अंत करना है, नहीं। शांत रहने को कह रहे हैं कुछ समय के लिए, ताकि होता क्या है ना, जब हम बहुत ज्यादा शोर शराबे में रहते हैं तो अपने बारे में सोच नहीं पाते। कहते हैं चुप बैठो और अपने बारे में सोचो, है ना, कीपिंग क्वाइट, कीप क्वाइट। चलिए, बामा जो है हमारी, उनका एक्सपीरियंस था, ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर आपने देखा होगा, जो हमारी जित कलासा भी है ना, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं। तो 2 लोग हैं यहाँ पे, एक है बामा और एक है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में जित कलासा। दोनों ही अपनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बताती हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जित कलासा एक्सपीरियंस एंड व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज बामा एक्सपीरियंस, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सेज टू देयर रेस्पेक्टिव सिचुएशन। इन सिचुएशंस में इन दोनों ने क्या किया भैया, लड़ी तो जित कलासा भी थी, बट बेचारी हार गई क्योंकि बच्ची थी और पूरे कल्चर से लड़ रही थी। लेकिन बामा को कल्चर से नहीं लड़ना था, अपने आप को प्रूफ करना था, क्योंकि बामा दलित थी और दलित लोगों को वैल्यू नहीं करा जाता, अनटचेबल समझा जाता है। तो इनको तो क्या था, समय था, पढ़ाई करके एक बड़ी इंसान बनी और इन्होंने फिर सबको प्रूफ कर दिया कि हम दलित हैं लेकिन अनटचेबल नहीं है भाई, ऐसे वैसे नहीं है, आओ हमसे मदद मांगने आओगे। तो इन्होंने तो प्रूफ कर दिया क्योंकि इनके पास टाइम था। लेकिन जित कलासा तो बच्ची थी और फंस गई बेचारी उस कल्चर में, तो कुछ कर नहीं पाई। पूरे कल्चर के खिलाफ लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो जित कलासा एक्सपीरियंसेस कल्चर एंड रेशियल ऑपरेशन। जित कलासा को क्या एक्सपीरियंस करना पड़ा बेटा, बाल काट दिए थे इनके, है ना। फोर्स्ड टू अबंडन हर ट्रेडिशन इन अ बोर्डिंग स्कूल, अपने ट्रेडिशन से हटकर बाल कटवाए इन्होंने। वाइल बामा फेसेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, दलित थी तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इसके साथ में हुआ। जित कलासा ने शुरुआत में तो रेजिस्ट किया, रेजिस्ट माने अपने आप को बचाया, समझाया, रोका, बट ओवर पावर हो गई। ओवर पावर मतलब फिर इनके ऊपर सब लोग हावी हो गए क्योंकि सबने इनके हाथ पैर पकड़ लिए और इनके बाल काट दिए। फीलिंग डिस्पेयर, बेचारी को बहुत सैड फील हुआ। वेयर एज बामा चैनल्स एंगर इनटू डिटर्मिनेशन, लेकिन बामा ने क्या किया, इनको जितनी भी गुस्सा थी ना उसको चैनलाइज किया सही डायरेक्शन में, सारी गुस्सा को अपने डिटर्मिनेशन में बदल दिया, फोकस में बदल दिया, पढ़ाई में बदल दिया, एजुकेशन में बदल दिया, एज अ वे टू ईज असर्ट डिग्निटी एंड चैलेंज सिस्टम इनइक्वालिटी। सिस्टम में जो इनइक्वालिटी, बराबरी जो नहीं है, उसको ऑपोजिट करने के लिए इन्होंने इस काम को किया। ठीक है जी, चलिए अब जो है बेटा हम व्हाट इज दैट ड्रॉ डेरी टुवर्ड मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिम। डेरी मिस्टर लैम के पास ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर के अंदर मिस्टर लैम के पास बार बार जा रहा है बातें करने के लिए, क्यों है ऐसा, उनकी तरफ क्यों खिंचा चला जा रहा है। सो डेरी इज ड्रॉन बाय मिस्टर लैम्स काइंडनेस एंड ओपन माइंडनेस, क्योंकि मिस्टर लैम का जो माइंड था वो ओपन था, औरों की तरह डेरी को बस ये नहीं कहता था ओ बेचारा, नहीं, उन्होंने इसको काफी कुछ सिखाया। काइंडनेस बहुत अच्छी थी, मतलब इनके अंदर काइंडनेस थी, एक्सेप्टेंस था, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मेरी एक पैर नहीं है, और डेरी से भी कहते थे तू भी एक्सेप्ट कर ले भाई कि तेरा फेस अच्छा नहीं लगता दिखने में, बट इसमें कोई रोने परेशान होने वाली बात नहीं है, ऐसी चलती है जिंदगी, है ना। सो ही फील सेफ, अंडरस्टूड एंड एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ विदाउट जजमेंट विद हिम। तो डेरी जब मिस्टर लैम के साथ होता है तो सेफ फील करता है, अंडरस्टूड फील करता है। अंडरस्टूड का मतलब क्या हो गया, कोई मुझे समझ रहा है, एंड एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ विदाउट जजमेंट। और मिस्टर लैम जब डेरी से बात करते तो उसको जज नहीं करते, बाकी के लोग जज करते हैं, देखिए उसका फेस कैसा है, देखिए डरावना लग रहा है, क्या करेगा जिंदगी में अपनी, ये सारी बातें मिस्टर लैम नहीं करते। बस इसी बात से डेरी खुश है और इसीलिए इनके पास बहुत ज्यादा आना चाहता है। तो कैसे है, काइंडनेस बहुत ज्यादा भरी हुई है, ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड। ठीक है। डॉक्टर सदाव वॉज कंपेल्ड बाय द ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू हेल्प द enemy soldier. What made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff? तो ये आपका जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है ये, एनिमी, है ना। तो जो डॉक्टर सदाव थे, इन्होंने बेटा क्या किया इस पूरे चैप्टर में, अगर आप देखोगे तो अपनी ड्यूटी निभाई एज अ डॉक्टर और हेल्प किया एनिमी सोल्जर को, किया ना, किया, राइट। सो हाना ने क्या किया, हाना क्यों इतनी सिंपैथेटिक फील कर रही थी, क्योंकि इसकी वाइफ थी इसीलिए या और भी कोई रीजन था। तो दो अफ्रेड, वैसे तो डरी हुई थी, हाना स्टूड बाय सदाव रियलाइजिंग द वुंडेड मैन वाज हेल्पलेस, उसने देखा कि वुंडेड मैन हेल्पलेस है। हर कंपैशन इज अ वुमन एंड वाइफ कंबाइंड विद रिस्पेक्ट फॉर हर हस्बैंड्स डिसीजन। ठीक है,
एज अ विमेन वो काइंड है, एज अ वाइफ वो अपने हस्बैंड के लिए काइंड है, तो उसके हस्बैंड के डिसीजन को सपोर्ट करा उसने एज अ डॉक्टर, मेड इट सिंपैथेटिक डिस्पाइट द सर्वेंट्स अफेयर। सर्वेंट सारे के सारे कह रहे थे कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं करेंगे आपकी मदद, तो सबको छोड़ छाड़ के इसने खुद उस अमेरिकन सोल्जर की मदद करी, क्योंकि इसका हस्बैंड भी वही कर रहा था, तो हस्बैंड के साथ इसको साथ देना था। दूसरी चीज छोटी सी आप याद रखिएगा, हाना भी अमेरिका में रहकर आई है, तो वो भी अमेरिका के लोगों से थोड़ी सी सिंपैथी रखती है, ये भी बात सच है, ठीक है। चलिए जी, अब यहां से हमारा जो चैप्टर है वो बिहार बोर्ड का शुरू हो जाएगा बेटा, मैं यहीं पे बता देती हूँ आप लोगों को, राइट। तो अब आप लोग बिहार बोर्ड का पढ़ेंगे, और जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो अभी चाहे तो सेशन को खत्म कर सकते हैं, चाहे तो और एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। मैं फिर बता रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आंसर पूरा लिख लेना, जो मैंने आपको सिखाया है आपके काम आएगा, और जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। अब हम लोग बिहार बोर्ड की बात कर लेते हैं। What according to the author, मतलब कि महात्मा गांधी ने क्या कहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू ऑथर, देखो यहाँ पे ना कुछ कीवर्ड्स है, बार बार उन्हें याद कर लो, जैसे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में लोग पैसे के पीछे भागते हैं, कंफर्ट के पीछे भागते हैं, प्रोग्रेस के पीछे भागते हैं, बट फॉरगेटिंग मॉरल वैल्यूज। और ओल्ड सिविलाइजेशन में, एंशियंट सिविलाइजेशन में लोग किस चीज के पीछे भागते हैं बेटा? मॉरल वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग पे ज्यादा भरोसा करते हैं। मतलब इंडिया में, एंशियंट मतलब इंडियन, ठीक है, मॉडर्न मतलब वेस्टर्न, तो यहाँ पे इंडियन वर्सेस वेस्टर्न एंड एंशियंट वर्सेस मॉडर्न के बारे में बताया गया है ना, यही सब कुछ गांधी जी ने इसमें बताया है। तो उनका कहना यह है कि यार पुराने समय में इंडिया के जो लोग थे वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, मॉरल वैल्यूज, एक अच्छा इंसान बनने के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, बजाय कि जो मॉडर्न ट्रेडिशन में चल रहा है वहां क्या चल रहा है भैया, नई नई आविष्कार किए जा रहे हैं, और ज्यादा पैसे के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और आपकी जो कोर प्रिंसिपल है वो मार दिया गया है, राइट। तो हमारे यहाँ पे सिंपल लिविंग का फोकस था। अच्छा देखो, अब यही सेम क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है बेटा, मॉडर्न और सिविलाइज्ड ना करके इंडियन और वेस्टर्न आ सकता है, एंशियंट और वेस्टर्न, है ना, कैसे ऐसे करके भी आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एक ही आंसर होगा। What was the great lesson that India had to teach the West? इंडिया को क्या ऐसा लेसन है जो वेस्ट को सिखा रहा है? इंडिया taught that freedom can be achieved without violence and the noble end requires noble methods. इंडिया ने सिखाया कि हम जीत सकते हैं बिना वायलेंस के। वैसे तो वायलेंस बहुत हुआ था, लेकिन ठीक है, यहाँ पे ऐसा नॉन वायलेंस के बारे में बात की गई है, और हमें नोबल मेथड्स की जरूरत थी, सिर्फ किस किस की, ट्रुथ की, पेशेंस की, और हमने जीत हासिल कर ली बेटा, सैक्रिफाइसेस करने पड़े और नॉन वायलेंस के थ्रू हम जीत गए, है ना। अब प्रेग्नेंट वुमेन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज अलोन। व्हाई? प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड इज बॉर्न, प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों ऐसा लगता है कि वो एकदम फ्री है, खुश है? सो द प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव सपोर्ट फ्रॉम हस्बैंड, फैमिली एंड कम्युनिटी, रिचुअल्स एंड टैबू इन्वॉल्व्स अदर, ensuring she is cared for and not solely responsible for childbirth outcome. तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे बेबी शावर हो गया, है ना, नेम सेरेमनी होगी, कुछ भी करो, बच्ची खुश रहती है, लड़की खुश रहती है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है, केयर मिलती है, उसको लगता है कि अकेला मेरा काम नहीं है, पूरा परिवार है मेरे साथ में, तो वो खुश ज्यादा रहती है। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ लोमोव। लोमोव के कैरेक्टर के ऊपर आपको बात करनी है यहाँ पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रिविलेशन इन सेकंड सीन। तो सेकंड सीन में जब पता चलता है कि लोमोव है कैसा, तो हमें पता चलता है कि लोमोव इनसिक्योर है, डरता है बहुत ज्यादा, है ना, हाइपोकॉन्ड्रियक है, इसको बड़ी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है, जैसे इसको देखो, इसके हार्ट पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, मतलब कि इसका जो दिल है वो जोर जोर से धड़कने लगता है, समथिंग ट्विचेस इन हर शोल्डर, इन हिज शोल्डर, उसको लगता है कि कोई खींच रहा है, पैर से लिम्पिंग हो जाती है उसको कभी भी। इसके अलावा हाई टेम्पर हो जाता है, मतलब ल्यूनेटिक की तरह रात को चलता है रूम में, कहते हैं जिसको नींद में चलने की आदत होती है ना, ल्यूनेटिक की तरह उछलता है बेड पर, और डरता है, बातों में डरता है, तो एक इनसिक्योर टाइप का एक इंसान है ये। नर्वस रहता है, नर्वस इज गुड वर्ड, है ना, नर्वस रहता है, और प्रैक्टिकल है चीजों को लेकर, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो मान लिया, नहीं। तो ही वॉन्ट्स मैरिज फॉर हेल्थ, तो वो प्रैक्टिकली बोलता है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? लोमोव कहता है कि देखो मुझे शादी करनी है, चाहे ना सुंदर हो तो चलेगा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि लड़की आए और मेरे घर बार में रेगुलर लाइफ जीने में मेरी मदद करे, तो एक हेल्थ अच्छी हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि प्यार मोहब्बत रोमांस ना। ही ओवरथिंक्स, पैनिक इजीली, ओवरथिंकिंग बहुत करता है, इसी वजह से पैनिक कर जाता है, पैनिक मन होता है टेंशन में आ जाना, एंड एक्सेजरेट्स हिज इलनेस को बढ़ा चढ़ा के बताता है सब लोगों को, ऐसा ही है भाई लोमोव हमारा।
दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज। नानू काका कहते हैं हमारे नरेटर से कि क्या टाई और ये सब पहनते रहते हो। नहीं, अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है, अगर किसी की तारीफ करनी है तो क्या करो, जाओ थोड़ा वहीं के ड्रेसेस पहन कर आओ। अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो, जैसे मान लीजिए गुजरात में जा रहे हैं तो गुजराती कपड़े पहनो, राजस्थान में जा रहे हैं तो पगड़ी वगड़ी पहनो, ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं तो, है ना। तो ये कहते हैं कि जिससे हम मिलने जा रहे हैं उसके लिए तुम्हें क्या पहनना पड़ेगा, थोड़ा पगड़ी वगड़ी पहन के जाना पड़ेगा। सो बाय सेइंग दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस, हर जगह जेंटलमैन बन के जाने की कोई जरूरत नहीं है। सो जब वो कहते हैं कि टाई एंड कॉलर बिजनेस इज ऑफ नो गुड दीज डेज, नानू काका मेंट फॉर्मल अपीयरेंस इज यूजलेस। फॉर्मल मतलब कि है ना एकदम सूट बूट पहन के जाने से कुछ नहीं होता। सक्सेस नाउ डिपेंड्स ऑन इन्फ्लुएंस, आप कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस आपके कैसे हैं। तो मान लीजिए आप किसी राजस्थानी पर्सन से मिल रहे हैं तो उसकी जैसी थोड़ी बोली कर लो, थोड़ा एकदम उसके पगड़ी पहन लो, उसका जैसा कुर्ता वुर्ता पहन लो, तो क्या अरे भाई आओ पधारो हमारे देश, तो आप एकदम से उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, दोस्ती दोस्ती से ऐसे लगेगा अपना ऐसा इंसान है, तो फिर आपकी ज्यादा मदद हो पाएगी। ये यहाँ पे नानू काका को पता था तो वो नरेटर को यही सिखा रहे थे, ठीक है। चलिए, राइट अ नोट ऑन द फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ द पोएम एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का फिलोसॉफिकल मीनिंग क्या है? पहली बात तो एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ होता है जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर, क्रिश्चियंस में ज्यादा होता है ये, है ना, उनके टूम के ऊपर एक राइटिंग करी जाती है, एक ऐसे तख्ती टाइप के ऐसे बना दी जाती है, उस पर लिखा जाता है, उस इंसान की तारीफ करी जाती है ताकि सालों तक याद रखा जाए उसको, उसके टूम की वजह से, है ना। तो कोई जाएगा तो पढ़ लेगा और उसको समझ आ जाएगा कि हाँ कौन है। तो एपिटाफ में क्या दिखाया जा रहा है? एपिटाफ का मतलब यही हो गया भैया सबको मरना है, तो मॉर्टल लाइफ जो है ह्यूमन बीइंग की, उसके बारे में, ट्रांजिएंट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ तो होगी होगी, कुछ भी कर लो, राइट। तो इसी के बारे में, मतलब कितना भी सुंदर हो, जैसे पोइट भी किसी एक लेडी को जानते थे, वो बहुत ही सुंदर थी, अब कहते हैं कि उसकी सुंदरता का क्या मुझे पता था, मैं मर जाऊंगा तो किसी को ही नहीं पता होगा, तो सब कितना भी सुंदर कोई इंसान हो, सब मर जाने हैं। तो ये सब मोह माया छोड़ो ठीक है। तो फिलोसॉफिकली ये जो पोएम है, द पोएम हाईलाइट्स द इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इम्परमानेंट है हम लोग, परमानेंट नहीं है। एंड आर ब्यूटी ऑल्सो, इट रिमाइंड्स अस दैट फिजिकल चार्म फेड्स, हमारा जो फिजिकल चार्म है वो तो ढल जाता है समय के साथ साथ, एंड अनटाइमली ऑल पीपल आर फॉरगॉटन, और समय के साथ साथ सारे लोगों को भुला दिया जाता है। कोई कितना भी मशहूर फेमस क्यों ना हो, सबको भुलाए। अब एक समय पर अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो दिलीप कुमार, है ना, देवानंद, ये एक समय के ऐसे कलाकार थे तो कहते थे सब याद रखते हैं, सबको याद रहेंगे, जिंदगी भर लेजेंड हो गए। आज की जनरेशन से पूछो क्या वो इन्हें जानते हैं? नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा कोई इंसान 200-300 साल तक याद रहता है। ये गांधी जी और नेहरू जी, ये भी हमें क्यों पता है मालूम है? आपको नेहरू ही पता है, उनके अलावा दूसरे पॉलिटिशियन आपको नहीं पता होंगे, क्योंकि वो हमारे पहले प्रधानमंत्री है तो उनका नाम हमें याद हो गया है। दूसरे तीसरे चौथे का कोई बताए मुझे? दूसरे का कुछ को याद होगा, तीसरे का थोड़ा 2% लोगों को होगा, और चौथे का तो फिर भूल ही जाओ, किसी को ही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो लोग हमें याद नहीं रहते 200-300 साल। अब अमिताभ बच्चन को आज की जनरेशन मैं जानती हूँ, आज की जनरेशन भी जानती है, क्योंकि उन्होंने टीवी पे केबीसी देख लिया है। आज से 200 साल बाद वो उनको नहीं जानते होंगे, चाहे वो कितने भी बड़े लेजेंडरी हो। तो हमारी इनपरमानेंसी जो है लाइफ में, वो यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। हाउ डिड द पासर बाई गेट फ्राइटेंड इन द पोएम द फायर हिम? फायर हिम इस जगह पर पोएम लिखी गई है जहां पे लोगों को लिटरली जलाया जाता है उनकी डेथ के बाद। तो फायर हिम में जब तुम ऐसे कभी किसी को जलते हुए देखोगे तो तुम्हें कैसा फील होगा भाई? डर लगेगा। और थोड़े से फिलोसॉफिकल हो गए तो अपने आप को वहां पाओगे। जैसे मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जो लोग शमशान से होकर आते हैं ना, जब किसी को लेके जाते हैं, आकर 2 दिन तक वो अजीब सा फील करते हैं, बोलते क्या है ये जिंदगी, ये सब कुछ जो है ये क्या है, सब नश्वर है, सब फिक जाना है, सब खत्म हो जाना है एक दिन, राइट। तो बिल्कुल वही वाली फीलिंग आपको आएगी। सो द पासर बाई गॉट फ्राइटेड, पहली बात तो वो डर जाता है, बाय द वॉन्डरिंग गोस्ट लाइट, ऐसे लग रहा था जैसे आग की, जैसे कि भूत है यहाँ पर, राइट। एंड ईरी एटमोस्फियर, ईरी जो यहाँ पे फॉस्फोरेसेंस था बर्निंग घाट पर, जो जिस तरीके का ये सीन निकल कर आ रहा था, उससे ईरी माने स्ट्रेंज, उसको अजीब लगने लगा। कंबाइंड विद मूनलाइट, और मूनलाइट भी थी प्लेइंग अमंग द बोन्स दिखाई दे रहे थे लोगों के, क्रिएटिंग अ टेरिफाइंग घोस्टली एटमोस्फियर। ऐसा डरावना सा सीन वहां पे बन गया था, ठीक है जी। लाइफ ऑफ द नीग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मिनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन टफ लगा? कुछ नहीं है। मिनेकल माने होता है हथकड़ी, सेग्रीगेशन माने होता है अलग अलग कर देना, है ना, क्रिपल्ड माने खराब हो रखी है, चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव। तो नीग्रोस के, ब्लैक अमेरिकन की जिंदगी में आज भी भेदभाव होता है। हथकड़ियां पहना दी गई हैं उनको हाथों में, और मतलब असली में नहीं पहनाई गई है, बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है भेदभाव उनके साथ में बहुत ज्यादा होता है, और उनकी जिंदगी बहुत ही सैड है, बहुत ही बेकार है। ऐसा क्यों है?
So the Negro's life remained crippled because even after Emancipation Proclamation, Emancipation Proclamation मतलब एक पत्र जारी किया गया था जिसके अंदर बताया गया था कि हम नीग्रोस को उनका हक देंगे, तो वो ऑफिशियल लेटर जारी करने के बाद भी, उसी को ही इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन कहते हैं बेटा, ये है ना, एक ये कानून का वर्ड है, लॉ का वर्ड है ये। तो नीग्रोस को प्रॉमिस करने के बाद भी कि उनको उनका हक मिलेगा, दे कंटिन्यू टू फेस रेशियल सेग्रीगेशन, फिर भी उनके साथ में भेदभाव, रंग भेदभाव आज भी हो रहा है। सेग्रीगेशन माने पृथकीकरण, अलग अलग कर देना, एंड अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव उनके साथ में हो रहा है। दे वर डिनायल इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ना तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली, ना उनके बेसिक राइट्स उनको मिले, ना उनकी डिग्निटी, सम्मान उनको मिला। ब्लैक लोगों को, व्हाइट लोग जो अमेरिका के हैं बहुत ही ऐसे देखते हैं, छी हट कौन है, ऐसे देखते हैं, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। मार्टिन किंग लूथर जो है उन्होंने स्पीच दी थी, वहां पर ही ये सारी चीजें कही थी कि भाई अब तो हमें आजादी चाहिए, दिस इज ड्यू, ये जो हमारा रेस्पेक्ट है, दिस इज ड्यू, और अभी दो, आज ही दो, राइट। तो ये आप याद कर लीजिएगा इसको। चलिए, what are the two broad categories of ideas that have helped mankind? So something has helped mankind, यही पूरा चैप्टर है आपका, है ना, कि ideas that have helped mankind। तो क्या क्या चीजें हैं जिन्होंने mankind को हेल्प किया है? सबसे पहली बात तो रसेल बर्ट्रैंड का ये चैप्टर है, तो उन्होंने ऐसे है, तो उन्होंने बोला है कि कुछ चीजें थी जिनकी वजह से हम अच्छे हो गए। फॉर एग्जाम्पल, दोज रिलेटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक, तो हमारे पास में जो टेक्निक्स अच्छी थी और जो नॉलेज थी उसकी वजह से हम थोड़े बड़े हो गए, इंसान जानवरों से अलग हो गए। तो दो टाइप की चीजें हमें आती थी, एक तो टेक्नोलॉजी और एक नॉलेज। नॉलेज कैसी? धीरे धीरे हमें आग जलानी आ गई, धीरे धीरे हमें एग्रीकल्चर करना आ गया, धीरे धीरे हमें लिखना आ गया, है ना, और धीरे धीरे हम फिर मॉरल होते गए, सभ्य होते गए। मॉरल मतलब सभ्य होते गए, पॉलिटिक्स सीखते गए। अगर हम आज भी सभ्य ना होते, असभ्य होते, अनसिविलाइज्ड होते, तो बंदरों की तरह लड़ रहे होते, एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ रहे होते, लेकिन हम सिविलाइज्ड हो गए, ठीक है। चलिए, तो हमने लॉ के थ्रू जस्टिस सीखा, चोरी चकारी बंद कर दी, काइंडनेस सीखी, सिविलाइजेशन सीखा, सिविलाइज्ड बिहेवियर, और हम एक जानवर से इंसान बन गए। पूरे चैप्टर में जानवर से इंसान बनने की कहानी है, कैसे, क्या 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 आइडियाज थे जो आपको हेल्प किए, ठीक है। चलिए, डिस्कस द पोएट्स इंप्रेशन ऑफ मैकेविटी, द मैकेविटी कैट। मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, पता नहीं कहाँ होती है, कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, बहुत ही प्यारी पोयम है। तो द पोएट पोर्ट्रेज मैकेविटी एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बड़ी समझदार, चालाक, एल्यूसिव कैट, है ना। He always disappears before anyone can catch him। कहीं पे क्राइम हो जाता है, पुलिस जाती है, मैकेविटी गायब, बिल्कुल कैसी, धूम 3 के ऋतिक रोशन की तरह ठीक है। His unmatched cunning, intelligence and ability to escape, भागने की जो उसकी शक्ति थी, make him a mysterious cat, earning him the title the mystery cat। तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है। What is the theme of the poem Song of Myself? वॉल्ट व्हिटमैन का पोएम है Song of Myself। क्या बताते हैं? ये भी थोड़ी फिलोसॉफिकल, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड पोएम है। पोएम थीम इज सेल्फ सेलिब्रेशन, खुद को सेलिब्रेट करो। यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसान एक दूसरे का साथ दे। कनेक्शंस विद नेचर, नेचर का सहारा रहो। एंड लाइवली एंड लिविंग फ्रीली विद ऑनेस्टी, इक्वालिटी, स्पिरिचुअलिटी। मैंने कहा था ना, स्पिरिचुअल पोएम है, सेल्फ सेलिब्रेशन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब अपना गाना खुद ही गाओ। मैं नाचूंगा तो अपने दम पर नाचूंगा, किसी और की धुन पर नहीं नाचूंगा। वैसा वाला आजकल ये मीम चल रहा है ना बहुत ज्यादा गाना इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल वैसा वाला कि अपनी धुन पे नाचो, खुश रहो, नेचर के करीब रहो, ऑनेस्टी, काइंडनेस अपने बिहेवियर में बना के रखो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। स्केच ऑफ सेबई। सेबई कौन है भैया? आर्टिस्ट है ना। सेबई नाम का हमारा एक आर्टिस्ट था, बच्चा था, जो क्या करता था, लौकी को पेंट करता था। मतलब लौकी को अलग टाइप से बना देता था, खाने में नहीं आर्ट थी, आर्टिस्टिक था। सेबी इज पैशनेट, डेडिकेटेड, पेशेंट। तो सेबी के अंदर पैशन है, डेडिकेशन है, पेशेंस है। भाई किसी आर्टिस्ट से पूछो पेशेंस क्या होता है, 25-25 दिनों तक एक ही पेंटिंग बना रहे होते हैं वो। पेशेंस, इससे हम तो आज ही बन जाए, पूरी हो जाए, तो इसको पेशेंस नहीं बोलेंगे ना, पेशेंस था उसके अंदर, फोकस्ड था वो बहुत ज्यादा। ही इज परसिस्टेंट डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, इतना क्रिटिसिज्म किया लोगों ने, उसको बुरा भरा बोला, लेकिन फिर भी वो करता रहा। वैल्यूज, ब्यूटी, ब्यूटी की बड़ी वैल्यू करता है, उसको समझ में आ जाता है कौन सी लौकी अच्छी है, कौन सा किस तरीके से आर्ट बनानी है। आर्टिस्ट ऐसे होते हैं बेटा, वो ब्यूटी पहचान जाते हैं, है ना। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, देखने वाले की आंखों में प्यार है, ब्यूटी है, तो वो समझ जाता है आर्टिस्ट। एंड हैज अ कीन आई फॉर डिटेल, तो उसकी आईज कैसी हैं? कीन आईज फॉर डिटेल है। शोइंग एन
अर्ली आर्टिस्टिक टेम्परामेंट एंड डीप कम्युनिकेशन टू हिज इंटरेस्ट, तो वो जानता है कि वो क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में। हाउ कैन यू, बेचारा लेकिन अपने जो पैशन है उसको कंप्लीट और कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्योंकि उसके पैशन को आग लगा दी गई थी। यू कैन शो, हाउ कैन यू शो दैट यू लव योर कंट्री, सोल्जर पोयम में कैसे दिखाओगे भैया, कंट्री के लिए जान दे दोगे तो आप दिखा दोगे कि आप कंट्री से कितना प्यार करते हो। जो मार्टिर हैं हमारे, जो शहीद हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो यही तो करते हैं, सरहद पे जाते हैं, लड़ाई करते हैं, कहते हैं हम अपनी कंट्री के लिए जान देने को तैयार हैं, तो पता चल जाता है कि अपनी कंट्री से कितना प्यार करते हैं। सो लव फॉर वंस कंट्री कैन बी शोन बाई फॉलोइंग हिज लॉ, लेकिन हर बंदा तो नहीं जा सकता सरहद पर लड़ने के लिए, तो हम क्या करें, अपनी कंट्री के लॉ फॉलो करिए, अपनी कंट्री का कल्चर फॉलो करिए, अपने फेलो सिटीजन्स की मदद करिए, है ना, आपको कोई इंडियन मिल जाता है बाहर, उसकी मदद करिए, प्रोटेक्ट करिए इसको। वर्किंग फॉर प्रोग्रेस, अपनी कंट्री को प्रोग्रेसिव बनाइए, ना कि भैया जॉब नहीं है, बुराइयां नहीं करिए, प्रोग्रेसिव खुद बनाइए। एंड ऑनरिंग इट्स वैल्यू एंड हेरिटेज, अपनी कंट्री की हेरिटेज को वैल्यू करिए। हेरिटेज क्या, हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जितने भी रिजर्व्स हैं, फॉरेस्ट है, हर चीज को सेव करना है, बचा के रखना है, यही कंट्री का प्यार है। What are the things that the sun does not have in the poem Sweetest Love I Do Not Go? ठीक है, तो आपकी पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन की पोयम है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो सन को नहीं करनी है, सन को वापस किसी से प्रेम नहीं है, सन कोई बिलवेड का के लिए थोड़ी भाग कर आता है, उसका तो चक्कर है रोज लगाना है, वेस्ट ईस्ट, सॉरी ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना, उगता है सो जाता है, फिर उगता है, फिर दूसरे दिन सो जाता है, सेट कर जाए, ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, राइट। लेकिन जॉन डन कहते हैं मेरे को तो तुमसे मिलने आना है यार, मेरी तो अर्जेंसी है, मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तो जॉन डन सूरज से पहले आ जाएंगे, ऐसा उनका कहने का मतलब है। सो द सन डज नॉट हैव रीजन, सेंस और लव, तो ना तो सन के पास कोई रीजन है वापस आने का, ना उसको कोई सेंस है, और ना वो किसी से प्यार करता है। इट कैन नॉट चूज इट्स पाथ और स्टे लॉन्गर फॉर एनी वन, ना तो ये अपना रास्ता खुद बनाएगा, ना भागेगा, ना रुकेगा, ये तो चलता है, सिस्टमेटिक है, ऐसे ही चलता है। सो अनलाइक द पोइट हु मूव्स विद पर्पस, पोइट के पास तो पर्पस है, क्या पर्पस है, प्रेमिका के पास जल्दी से जल्दी वापस आना है, इफेक्शन है, लव करता है, फ्री विल है, अपने मन से। तो कहता है कि सूरज तो रोज जाता है भाई और रोज आता है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो किसी के लिए आना भी नहीं है, तो धीरे धीरे आएगा, मैं फास्ट आऊंगा, भाग कर आऊंगा, क्यों, क्योंकि तुम मेरा इंतजार कर रही हो, राइट। ऑल राइट, how do we complete our last journey to the grave in the poem The Leaves That Are Falling? भाई सबको जाना है ग्रेव में एक दिन, अब वो बात ऐसे मत बोलना मैडम हम क्यों ग्रेव में जाएंगे, हम तो हिंदू हैं, हमारा तो इनकारनेशन होगा, वो बात नहीं हो रही है, मरने की बात हो रही है। तो हमें क्या है, हमारी जो जर्नी है वो कैसे कंप्लीट होगी, वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव हेल्पलेसली, मतलब कि कितना भी कर लो इस दुनिया के लिए, लेकिन लास्ट में आप अकेले रह जाएंगे, कैरिड बाई अदर्स, दूसरे लोग आपको उठा के ले जाएंगे, आप हेल्पलेस हैं। इतना भी नहीं होगा कि अपने पैरों पे चले जाओ और कहो भाई मैं मरने जा रहा हूं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कितने भी हष्ट पुष्ट सुंदर कैसे भी हो तुम, अंत में चलने लायक भी नहीं रह जाओगे और लोग तुम्हें उठा के ले जाएंगे। तो बुढ़ापे की सच्चाई यहाँ पे बताई गई है। विद आवर बॉडी स्टिफिल्ड विद डेथ, हमारी जो बॉडी है वो स्टिफिंड हो चुकी होगी, स्टिफ माने एकदम टाइट हो बॉडी, डेथ के बाद आपको पता है ना किसी की बॉडी लूज नहीं रह जाती, टाइट हो जाती है, जैसा आंखें खुली है तो खुली रह जाएंगी, हाथ ऐसा है तो ऐसी रह जाएगा। इनफैक्ट आपने देखा होगा मरने के बाद आंखों को ऐसे बंद किया जाता है, क्यों, क्योंकि खुली रह गई तो फिर वो बहुत गंदी लगती है, बाद में डर जाएगा आदमी देख के, है ना, तो आंखों को बंद कर दिया जाता है तभी की तभी। अगर थोड़ा 5-10 मिनट में नहीं किया, जब तक थोड़ी सी एनर्जी बची है बॉडी में, तो वो फिर आंखें बंद नहीं होंगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अनेबल टू मूव और रेजिस्ट, तो ना तो वो मूव कर सकता है ना वो रेजिस्ट कर सकता है। सिंबलाइजिंग लाइफ फाइनल सरेंडर, तो वो ना तो मना करेगा डेथ को, ना बेचारा करने की कोशिश करेगा, और लाइफ में सरेंडर कर देगा, कहेगा लो भाई मार दो मुझे। ठीक है जी, तो बच्चों ये टोटल क्वेश्चंस थे, आपको स्लाइड नंबर दिख रहा होगा 33, इसका मतलब है एक स्टार्टिंग की स्लाइड और लास्ट की स्लाइड छोड़ के बाकी के सारे एपी के क्वेश्चंस थे जिनकी हमने प्रैक्टिस करी आज के सेशन में। मैं आशा करती हूँ ये जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं अभी यहाँ पर एंड कर चुके होंगे सेशन को, अच्छे क्वेश्चंस हैं, हेल्प मिलेगी आपको, प्रैक्टिस जरूर से करिएगा, लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करना, जब आपके पेपर में आए कैसा लगा सेशन चैट सेक्शन में जरूर बताना। मैं अब आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर, टाटा।